बारिश में मटर पनीर चावल वाली। बारिश बहुत तेज हो रही है। अगर सही समय पर घर नहीं पहुंचा तो सारे दाल चावल खराब हो जाएंगे और भीगने से तबीयत खराब होगी वो अलग। इतना बोलकर राजू अब अपने ठेले को लिए जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा रहा था। थोड़ी देर में वो घर आ जाता है और अपने ठेले से दाल चावल का भगोना तुरंत घर के अंदर करता है। अपने पति को इस तरह भीगा हुआ देख सीमा ने राजू से कहा, हे भगवान, इतनी तेज बारिश में आने की क्या जरूरत थी? देखिए किस तरह भीग रहे हैं आप, अगर बीमार पड़ गए तो। इतना बोलकर सीमा राजू को शरीर पोंछने के लिए तौलिया देती है। कुछ देर में राजू कपड़े बदलकर खाना खाने बैठ जाता है। राजू और सीमा खाना खा रहे थे, लेकिन राजू का उतरा हुआ चेहरा देखकर सीमा ने सवाल किया, क्या बात है जी, आज आप बड़े उदास लग रहे हैं, कोई परेशानी है क्या? अब तुमसे भी क्या छुपाना सीमा, मैं बस अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान हूँ। देखो ना, दाल चावल ठीक से बिक नहीं रहे, जिस कारण ना मैं तुम्हारा ख्याल रख पा रहा और ना ही इस दुनिया में आने वाले हमारे बच्चे का। आप फिक्र क्यों करते हैं जी, जो होगा अच्छा होगा। वैसे भी भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आप ज्यादा मत सोचिए और खाना खा लीजिए। सीमा ने अपने पति को दिलासा दे तो दिया, लेकिन कहीं न कहीं सीमा खुद परेशान थी, क्योंकि उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और बारिश होने के चलते उसके दाल चावल का ठेला भी नहीं चल रहा था। अब दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं, पर अगली सुबह जब वो उठते हैं तो देखते हैं कि बाहर बारिश झमाझम हो रही है। उस झमझमाती बारिश को देख इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना। वैसे ही हमारा काम बंद था, अब इस बारिश ने वो भी बंद कर दिया। इतनी तेज बारिश में अब मैं कहाँ जाऊँ अपने दाल चावल बेचने। इतना बोलकर राजू काफी उदास हो जाता है और अपने घर के दरवाजे पर ही बैठ जाता है। तभी पीछे से सीमा आती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, कभी कभी बारिश का आना भी अच्छा संकेत होता है, इसलिए आप ज्यादा निराश मत होइए। वैसे आज बारिश का मौसम है और आप घर में भी हैं। हमने अपने ग्राहकों के लिए दाल चावल भी नहीं बनाए, तो क्यों ना आज मैं मटर पनीर और चावल बना लूं? लेकिन सीमा, पनीर लाने के लिए भी हाथ में पैसे होने चाहिए। मैं पनीर कहाँ से लेकर आऊँगा? कल रात का दूध फट गया था और उस दूध से ही मैंने पनीर बना लिया है। और रही मटर की बात, वो तो अपने पीछे वाले खेत में ही है। सीमा की बात सुनकर राजू उसकी तरफ देखता है और हल्की सी मुस्कान देता है, जिसके बाद सीमा फटे हुए दूध से पनीर बनाती है और अपने घर के पीछे से मटर तोड़कर उसे साफ कर मटर पनीर और चावल बना लेती है। जैसे ही मटर पनीर चावल बनते हैं, वैसे ही सीमा के घर के आगे एक बड़ी सी गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है और उसमें से एक आदमी निकलकर सीमा के घर का दरवाजा खटखटाता है। कोई है? राजू अब बाहर निकल कर आता है तो देखता है दरवाजे पर एक अमीर आदमी खड़ा है। जी, आप कौन? जी, मेरा नाम रौनक है और मैं इस गांव का नया कलेक्टर हूँ। आज ही अपनी फैमिली के साथ इस गांव में शिफ्ट हुआ हूँ। खाने को कहीं कुछ मिला नहीं, आपके घर के बाहर ठेला देखा तो सोचा आपके यहाँ खाने को जरूर कुछ मिलेगा, इसीलिए मैं यहाँ दरवाजा खटखटाते हुए आ गया। फिर तो आप बिल्कुल सही दरवाजे पर आए हैं साहब। वो क्या है ना, मैं दाल चावल का ठेला लगाता हूँ, वो भी सिर्फ 30 रुपए प्लेट रेट में, सस्ता और स्वाद में महंगा। लेकिन आज बारिश ज्यादा हो रही है, जिस कारण मैंने दाल चावल नहीं बनाए। राजू और रौनक दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी सीमा बाहर आती है और बाहर की सिचुएशन देख उन दोनों के बीच में बोलती है, आज हमने दाल चावल नहीं बनाए, लेकिन हमने मटर पनीर चावल जरूर बनाए हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए पैक कर सकती। सीमा की बात सुनकर रौनक उसका जवाब सर को हाँ में हिला कर देता है, जिसके बाद सीमा मटर पनीर चावल पैक कर उस आदमी को पकड़ा देती है, जिस पर रौनक उन्हें 500 रुपए का नोट पकड़ाता है। अरे साहब, मेरे पास 500 का छुट्टा नहीं है। कोई बात नहीं, तुमने मेरी इतनी मदद की, इसीलिए इसे अपनी टिप समझकर रख लो। इतना बोलकर रौनक वहाँ से चला जाता है, तो वहीं राजू और सीमा उस 500 रुपए को देखकर खुश हो जाते हैं। अब अगले दिन जब राजू अपने दाल चावल का ठेला लेकर बाजार में जाता है, जहाँ आज भी उसकी बिक्री नहीं होती, तभी वहाँ रौनक आता है और राजू को एक सलाह देते हुए कहता है, भाई साहब, अगर आप मेरी माने तो आप दाल चावल को छोड़कर मटर पनीर चावल का ठेला लगाना शुरू करिए। आपकी पत्नी के हाथ में मटर पनीर चावल में जो स्वाद है वो इस दाल चावल में नहीं। अगर आप मटर पनीर चावल का ठेला लगाएंगे तो आपकी बिक्री काफी अच्छी होगी। रौनक की बात सुनकर अब जब राजू शाम को घर जाता है तो सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। उस भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा है, अगर हमने मटर पनीर चावल का ठेला लगाया तो हमारी बिक्री काफी अच्छी होगी। लेकिन सीमा, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम पनीर ला सके, और तो और घर में दाल भी इतनी रखी हुई है। अगर हमने दाल चावल बेचना बंद किया तो हमारी दाल बर्बाद हो जाएगी। हम दाल चावल का ठेला बंद नहीं करेंगे, आप दाल चावल का ठेला लगाइए और मैं मटर पनीर चावल का काम संभाल लेती हूँ। लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से? राजू की बात सुनकर सीमा अपनी बहन को फोन करती है
और उससे कुछ पैसे उधार ले लेती है और उस उधार लिए पैसे से वो कुछ पनीर और एक ठेला खरीद लेती है। अब अगले दिन से राजू और सीमा दोनों ही अलग अलग जगह अपना ठेला लेकर निकल जाते हैं। जहाँ राजू की बिक्री कम हो रही थी तो वहीं बारिश में भी सीमा के मटर पनीर चावल काफी अच्छे बिक रहे थे। सीमा बहन, सच में तुमने मटर पनीर चावल बहुत अच्छे बनाए। बहुत कम समय में तुमने अपनी जगह बना लिया यहाँ पर। भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बहन जी, इतनी बारिश में भी तुम मटर पनीर चावल ठेला लगा रही हो। सच में तुम्हें सलामी देने का मन कर रहा है, वरना इस बारिश में दूर दूर तक कोई ठेले वाला नजर नहीं आ रहा। ग्राहकों की बात सुनकर सीमा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। समय गुजरता है और बारिश में भी सीमा के मटर पनीर चावल अच्छे बिकने लगे। लेकिन सीमा के सामने बिरजू जो सब्जी पूरी का ठेला लगाता था, सीमा के ठेले के कारण उसका काम मंदा हो जाता है और ये सब देखकर बिरजू काफी गुस्से में आ जाता है। एक तो ये गर्भवती, ऊपर से बारिश में अपने मटर पनीर का ठेला लगा रही है, इसके कारण तो मेरी बिक्री ही मंदी होती जा रही है। इसका कोई ना कोई जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। इतना बोलकर बिरजू गुस्से में तमतमाता हुआ अपना ठेला लेकर वहाँ से चला जाता है। अब शाम को जब सीमा अपने मटर पनीर चावल का ठेला लिए घर जा रही होती है, तभी वहाँ बिरजू कुछ गुंडों के साथ आता है और सीमा के ऊपर जैसे ही हमला करने वाला होता है कि तभी वहाँ से एक गाड़ी आती है जिसमें से रौनक निकलता है और रौनक बिरजू समेत उसके गुंडों को अरेस्ट करवा देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, अगर आज आप नहीं होते तो न जाने ये लोग मेरा क्या करते। कोई बात नहीं, आपने मुझे भाई कहा है और अब मैं अपने भाई होने का फर्ज अच्छे से निभाऊंगा। इतना बोलकर रौनक वहाँ से चला जाता है। तो वहीं अब सीमा अपने मटर पनीर का ठेला लगाया करती और उसकी बारिश में भी काफी अच्छी बिक्री होती। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब सीमा और राजू की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे ठीक होने लगती है और कुछ समय बाद राजू अपने दाल चावल का ठेला बंद कर अपनी पत्नी के साथ ही काम करना शुरू कर देता है। रोशनी एक गरीब परिवार से थी जिसके पिता मेहनत मजदूरी करके घर चलाते थे। उसके परिवार में उसकी माँ और उसके बाबा थे। रोशनी गांव के ही सरकारी स्कूल में तीसरी में पढ़ती थी। एक रोज जब वो अपने स्कूल में लंच करने बैठी हुई थी तो उसने अपना टिफिन खोला जिसमें 2 सूखी रोटी रखी हुई थी, साथ में थोड़ा सा नमक रखा हुआ था। ना तो उसके साथ अचार था और ना ही कोई सब्जी। ये देख रोशनी उदास हो गई। क्या यार, आज फिर सूखी रोटी, ये नमक के साथ रोटी खाकर तो मैं तंग आ चुकी हूँ। तभी रोशनी की सहेली काजल उसके पास आई। ए रोशनी, ये ले कुरकुरे खाएगी। कुरकुरे? ये कैसे होते हैं? अरे खाकर देख, ऐसी मस्त चीज नहीं खाई होगी तूने, कमाल के होते हैं, ले खाकर देख, मेरे बाबा ने सुबह स्कूल आते वक्त दुकान से दिलवाए थे। काजल उसे थोड़े से कुरकुरे खाने को देती है जिसे खाते ही रोशनी खुश हो जाती है। लेकिन वो थोड़े से ही कुरकुरे थे और उसे भूख जोरों की लगी थी, इसलिए उसने अपनी रोटी निकाली और उसके अंदर कुरकुरे भरकर उसका रोल बनाकर खाने लगी। रोशनी जैसे ही वो कुरकुरे रोटी के साथ खाती है तो उसका स्वाद उसे बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। वाह यार, ये तो बड़े ही कमाल की चीज है। सुन ना काजल, थोड़ी सी और दे देना। हाँ हाँ, ये ले। रोशनी ने दूसरी रोटी भी कुरकुरे के साथ खा ली। दरअसल रोशनी का परिवार गरीब था और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे थे और उनकी इतनी कमाई नहीं थी कि वो इतनी महंगी सब्जियां बनाकर खा सके। कुछ दिन बाद फिर काजल स्कूल में कुरकुरे लेकर आई तो इस बार एक पैकेट वो रोशनी के लिए भी ले आई। उस रोज रोशनी के दिमाग में ना जाने क्या आया, उसने थोड़े से कुरकुरे खाए और बाकी घर ले आई। फिर शाम को जब उसकी माँ आटा गूंथ रही थी तो उसने जानबूझकर वो कुरकुरे उस आटे में डाल दिए। ये तूने क्या किया? एक तो पहले ही घर में राशन इतना कम है, ऊपर से तुमने ये आटे में क्या मिला दिया? माँ, ये कुरकुरे है और इसको ना आटे में गूंथ कर सेक दो। दिमाग खराब है इस लड़की का। लेकिन अब इसके अलावा और चारा भी क्या है, नहीं तो ये आटा फेंकना पड़ जाएगा। रोशनी की माँ हेमलता आटे में कुरकुरे चूर कर गूंथ देती है, जिसके बाद तवे पर कुरकुरे से भरी हुई रोटियां बनकर तैयार हो जाती हैं। रोशनी को वो कुरकुरी रोटियां बड़ी पसंद आती हैं, साथ ही उसके घर वालों को भी। ऐसे ही समय बीतता है और अब रोशनी 20 साल की हो जाती है। उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। फिर एक रोज पड़ोस के गांव के प्राग नाम के लड़के से उसकी शादी हो जाती है। प्राग एक फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करता था। शादी के अगले दिन
बहू, तू अपने कमरे में क्या कर रही है? चल आकर अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर और जो भी तुझे बनाना आता है बना लेना। जी जी माँ जी, मैं बस 2 मिनट में आई। रोशनी ने झट से अपना बैग खोला और उसमें से कुरकुरे का पैकेट निकाला, जिसे देख उसका पति प्राग उससे बोला, रोशनी, तुम अपनी पहली रसोई में हमें कुरकुरे खिलाओगी क्या? ओफो, आप चुप रहो ना। एक तो वैसे अपनी पहली रसोई को लेकर मैं इतनी घबराई हुई हूँ, और माँ जी ने कहा है ना, जो भी बनाना आता होगा बना देना। इसके बाद रोशनी रसोई में जाती है और उन कुरकुरे को तोड़कर उसका चूरा कर लेती है और फिर तवे पर कुरकुरी रोटियां और साथ में आलू की तरीदार सब्जी बनाकर तैयार कर ली। शादी के बाद उसके ससुराल में उसकी बुआ सास भी अभी वहीं रुकी हुई होती हैं। वो उन सबको भी कुरकुरी रोटी और आलू की सब्जी खाने को देती है। अरे बहू, ये क्या बना डाला? अपनी पहली रसोई में तो सब कुछ अलग बनाते हैं। सबको वो कुरकुरी रोटियां बड़ी पसंद आई। ऐसे ही समय बीता और कुछ समय बाद रोशनी गर्भवती हुई। फिर 9 महीने बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। घर में बच्चे के आ जाने से सब बड़े ही खुश थे, लेकिन एक रोज उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। एक शाम जब प्राग फैक्ट्री में ड्यूटी कर रहा था तो कुछ चोर अंदर जाने लगे, लेकिन प्राग ने उन्हें रोक दिया, जिस कारण उनमें हाथापाई हुई। चोरों ने प्राग पर चाकू से वार कर दिया। तभी दूसरे गार्ड ने जल्दी से पुलिस को फोन करके वहां बुला लिया। पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया और प्राग को जल्दी से अस्पताल ले गई, जहां प्राग की जान तो बच गई, लेकिन उसे काफी चोटें आई थी, जिस कारण डॉक्टर ने उसे कुछ महीने के बेड रेस्ट के लिए बोल दिया। अब हम क्या करेंगे? अब घर का गुजारा कैसे चलेगा? माँ जी, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं बाजार में कुरकुरी रोटी का ठेला लगाना चाहती हूँ। मुझे यकीन है मेरे हाथ की बनी कुरकुरी रोटियां सबको बड़ी पसंद आएंगी। लेकिन रोशनी, इन सब के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तुम तो जानती हो मेरी इतनी कमाई नहीं थी कि कुछ बचत कर पाता। तभी उसकी फैक्ट्री का मैनेजर वहां आता है। प्राग, जिस बहादुरी से अपनी जान पर खेलकर तुमने उन चोरों से मुकाबला किया और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई, उसके लिए मालिक ने तुम्हें ये 50,000 का इनाम दिया है। ये सुनकर वो सभी बड़े खुश हुए। अगले दिन से कुछ पैसों से रोशनी जरूरत का सामान ले आई। अब वो उस ठेले पर कुरकुरी रोटियां बनाकर आलू की सब्जी और धनिया पुदीने की चटनी के साथ बेचने लगी। उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। अब तो उसके गांव के साथ साथ दूसरे गांव के लोग भी वहां आने लगे। बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारे इस कुरकुरी रोटी की। बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी इस कुरकुरी रोटी की। हमें भी तो चखाओ भाई। वैसे कितने की है ये प्लेट? भाई साहब, सिर्फ 20 रुपए प्लेट। अरे वाह, इतना कम दाम। मेरे लिए लगा दो एक प्लेट। ग्राहक ने जैसे ही उसके हाथ की कुरकुरी रोटी खाई, उसका स्वाद वो भुला ना सका। अब तो जो भी एक बार उसके ठेले पर आता, वो हर बार आता। अब रोशनी की अच्छी खासी कमाई होने लगी। 4 महीने बाद प्राग भी पूरी तरह ठीक हो गया और अब उसने भी गार्ड की नौकरी छोड़ दी और रोशनी के साथ उसके ठेले पर उसका हाथ बटाने लगा और अब वो खूब पैसे कमाने लगा।